नमस्ते, मैं डॉक्टर अलका शर्मा ज्ञान वैविध्य चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, बहुत ही कष्ट हो रहा है कि हमारा ट्रस्ट इतना आप लोगों के लिए कर रहा है कि आप घर बैठे इस चैनल से जुड़ करके सभी विषयों को पढ़ सकते हो, लेकिन आप लोग इस चैनल का बिल्कुल भी सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि हम लोग यहाँ आप लोगों के लिए छोटे छोटे जो विषय हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके आप तक पहुँचाने का कष्ट कर रहे हैं, आप तक पहुँचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप लोग इतना कष्ट नहीं कर रहे कि इस वीडियो को देखें या इस सब्जेक्ट से जुड़ें या इस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी हासिल करें। कह नहीं सकते कि लॉकडाउन कब तक चले, कब तक आप विद्यालय में आए, लेकिन घर बैठे, क्योंकि आपकी बोर्ड की क्लास है। बोर्ड की क्लास का मतलब कि आपका हर एक दिन आपके लिए बहुत मायने रखता है। तो क्यों ना आप घर बैठ करके इन वीडियो के माध्यम से विभिन्न विषयों को घर बैठे अध्ययन करें और लाभ उठाएं। तो मेरा आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग घर बैठ करके इनका सदुपयोग करेंगे। नेक्स्ट टाइम आप लोग इस प्रकार की शिकायत नहीं देंगे, ऐसी आपसे हमारी आशा है। तो आज हम शुरू करते हैं। एक जो पहला छठा चैप्टर था हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं से जुड़ा हुआ, उसका ही आगे का हिस्सा लेते हैं, जिसके बारे में हमने विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं लिखी। उन्हीं में अब आगे की रासायनिक अभिक्रिया है ऑक्सीकरण और अपचयन। मोस्टली हम ये देखते आते हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन का मतलब क्या होता है। ऑक्सीकरण से अभिप्राय होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया, इसका मतलब उसका ऑक्सीकरण हो गया। यदि हम अपचयन की बात करें तो जो ऑक्सीकरण की क्रिया है उसकी ऑपोजिट होती है, अर्थात ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन का निष्कासन होगा या हाइड्रोजन जुड़ेगा। ऑक्सीकरण में क्या होता है, हाइड्रोजन निकलता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है। आज इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। थोड़े से एक सारणी मैंने बनाई हुई है, इस सारणी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ऑक्सीकरण एवं अपचयन की जो अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया, वो अभिक्रिया कितने प्रकार से हम ले सकते हैं। सबसे पहले हम जैसे अभी बताया, ऑक्सीजन के अणु का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। ये एक रासायनिक समीकरण है जिसके आधार पर हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी इसकी क्रिया, ये क्रियाकारक है जो हमने पहले देख लिया था। ये क्रियाकारक या अभिकारक है, पहले वाले चैप्टर में लिया हुआ है, इससे पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है। ये दोनों जब क्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, अर्थात इसके साथ में ये ऑक्सीजन जुड़ जाता है। ये जुड़ना ही क्या है, ऑक्सीकरण कहलाता है, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। दूसरा, इस ऑक्सीकरण में ही दूसरे प्रकार की अभिक्रिया हम लेते हैं, विद्युत ऋणी तत्वों का जुड़ना। विद्युत ऋणी तत्वों का जुड़ना, विद्युत ऋणी का मतलब जिन पर आवेश ऋणात्मक होता है। जैसे मैग्नीशियम जब क्लोरीन से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। ये मैग्नीशियम क्लोराइड का बनना है, यहाँ पर ये विद्युत ऋणी है और ये धनात्मक आवेश वाला है। ये ऋणात्मक क्या करता है, इससे जुड़ जाता है, यानी विद्युत ऋणी तत्व इससे जुड़ रहा है, इसको जुड़ करके इसको ऑक्सीकृत कर रहा है, जिसके फलस्वरूप मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण हो रहा है। दूसरा, ये जो हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन का निष्कासन होना, वो भी क्या है, ऑक्सीकरण है। अब हाइड्रोजन का निष्कासन कैसे होगा, जैसे ये एक अभिक्रिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ में जब क्रिया करते हैं तो इससे जल और सल्फर का निर्माण होता है। यहाँ पर H2S यानी यहाँ से सल्फर में इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, अर्थात
H2 क्या हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो गया। हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन निष्कासन, हाइड्रोजन निकल रहा है। इस अभिक्रिया को हमने इस एक एग्जाम्पल के द्वारा देखा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड है, उसके साथ में ऑक्सीजन की क्रिया होने पर जल और सल्फर का निर्माण होता है। यहाँ पर सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तीसरा चौथा हम इसमें देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निष्कासित होना। अगर इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। जैसे सोडियम है, इसको मैं साफ कर देती हूँ। जैसे सोडियम है, सोडियम की क्रिया, सोडियम जो है उससे यदि इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो क्या होता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी आयनिक रूप में आ जाता है। ये आयनिक रूप है जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलने की द्वारा ऑक्सीकरण की क्रिया की अभिव्यक्ति। यानी ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रियाएं वो होंगी जिसमें कोई भी तत्व है इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आवेश में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन निकलना है, इसी का ही एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे ये ऋणावेशित है, ये क्या करेगा, इसके पास में ऋणावेश का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन एक अतिरिक्त है। ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा और निकालने के बाद में ये क्या बन जाएगा, उदासीन तत्व के रूप में बन जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका ऑक्सीकरण हो गया। एक इसके अंदर है विद्युत धनी तत्वों का संयोग होना, विद्युत ऋणी का संयोग जुड़ना और विद्युत ऋणी का निकलना, जिसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको मैं साफ कर देती हूँ। ऑक्सीकरण में ही हम चल रहे हैं। विद्युत धनी तत्व का योग, इसमें क्या होगा, जैसे विद्युत ऋणी वाला ले रहे थे, जिसके अंदर हमने देखा था कि विद्युत ऋणी वाला भाग था वो जुड़ रहा था। अब इसमें क्या हो रहा है, विद्युत धनी तत्व का जो पार्ट होता है वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, सॉरी योग हो जाएगा। विद्युत धनी तत्व का निष्कासन है, सॉरी निष्कासन। ऋणी का तो योग होता है, जुड़ना होता है, ये निष्कासन। जैसे KI है, KI की क्रिया जब क्लोरीन से होती है तब क्या बनता है, KCl, KCl बनता है, साथ में क्या बनता है, आयोडीन मुक्त हो जाता है। तो ये जो क्रिया होती है, इस क्रिया में क्या हो रहा है कि विद्युत धनी तत्व निकल रहा है। कौन निकल रहा है, विद्युत धनी यानी पोटेशियम। कौन निकाल रहा है, आयोडीन निकाल रही है। तो आयोडीन के द्वारा इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ये यहाँ पर क्लोराइड से जुड़ जाएगा और यहाँ पर आयोडीन क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। अर्थात विद्युत धनी तत्व का निष्कासन हो रहा है, KI से पोटेशियम निकल रहा है और इसको ऑक्सीकृत करने वाला क्या है, KI का ऑक्सीकरण हो रहा है आयोडीन में। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 5 प्रकार से ऑक्सीकरण की अभिक्रिया देखी। अब हम अपचयन के लिए लेते हैं, इसी क्रम में लेते हैं। सारणी इजीली आपको समझाने के लिए बनाई थी, जो कंप्लीट नहीं हो पाई। अब आगे अपचयन के अलग से इधर ही देखते हैं। जैसे ऑक्सीकरण में सबसे पहले हमने लिया था ऑक्सीजन का योग। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। कैसे, जैसे MgO, ये कोई अभिकारक है, ये अपने अवयवों में अपघटन की क्रिया के द्वारा अपघटित हो जाता है, Mg+O2।
यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रही है, निकल रही है, अर्थात इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। MgO का क्या हो गया, ऑक्सीजन में अपचयन हो गया, अर्थात ऑक्सीजन इसने मुक्त कर दी। दूसरा हमने लिया था इसके अंदर हाइड्रोजन का निष्कासन, और इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना, जैसे पहले भी हमने रासायनिक अभिक्रिया ली थी, उसके अंदर हमने हाइड्रोजनीकरण बताया था, वैसा ही कि एथीन है, ये हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करके निकिल की उपस्थिति में किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एथेन। यानी ये एथेन थी, यहाँ डबल बॉन्ड था और यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, इसमें योग हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि इस एथेन का क्या हो गया, यहाँ पर अपचयन होकर के एथेन का निर्माण हो चुका है। ये हाइड्रोजन का जुड़ना हो गया, ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया। अब विद्युत धनी और विद्युत ऋणी, उनसे हम लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखें कि विद्युत धनी तत्व है उसका योग होना। विद्युत धनी क्या होगा, इससे जुड़ करके कोई भी अभिकारक से अपनी अपचयन की क्रिया को प्रदर्शित करेगा। जैसे एक एग्जांपल है Mg प्लस Cl2, इससे क्या बनेगा, MgCl। MgCl2 बन रहा है, इसमें विद्युत धनी का योग हो रहा है, यानी इसके ऊपर धनावेश आवेश होता है और इस पर ऋणावेश होता है। तो इसका अपचयन किस में हो गया, मैग्नीशियम का अपचयन मैग्नीशियम डाइक्लोराइड में हो चुका है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, अपचयन की अभिक्रिया कहेंगे। अब आगे विद्युत ऋणी जो होता है उसका निकलना, विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन। विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन। इसमें तो विद्युत धनी का योग हो रहा था और अब क्या होगा, विद्युत धनी का निष्कासन होगा। जैसे FeCl3 प्लस हाइड्रोजन, इनकी क्रिया होती है तब FeCl2 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। यहाँ पर विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन है, यानी इससे एक क्लोरीन हट रही है, हट करके ये क्या बन रहा है, FeCl2 बन रहा है। यानी इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया, किसमें, FeCl2 में। ट्राई था, 3 क्लोरीन थे और यहाँ पर कितने बच गए, 2 बच गए, यानी एक क्लोरीन क्या हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन हो गया, विद्युत ऋणी तत्व का कमी आ गई है। इस आधार पर इसको कह दिया कि ये विद्युत ऋणी का अभाव दिखाने वाली अपचयन का ही एक प्रकार है। अब है इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। उसमें इलेक्ट्रॉन का निकलना था और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। जैसे क्लोराइड, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl- का निर्माण करता है, यानी इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा होने से इसके पास में क्या हो गया, Cl- के द्वारा आयनिक प्रवृत्ति, उदासीन था, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और आयनिक या आवेशित रूप में अपने आप को प्रदर्शित करवा रहा है। दूसरा, यदि हम Mg+2 को देखें तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन, यानी इसके पास में प्लस प्रोटॉन 2 है, इलेक्ट्रॉन 2 ग्रहण कर लिए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कट हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, एक उदासीन तत्व के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा, उत्पाद के रूप में। इसको हम क्या कहते हैं, अपचयन की अभिक्रिया। अभी हमने देखा ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया, दोनों में
अगर कुछ समानताएं या असमानताओं के आधार पर देखें, समानताएं तो होती नहीं, असमानताएं होती है, उस आधार पर हम देखें तो ऑक्सीकरण और अपचयन को कंटिन्यू हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं जो अभी अभिक्रियाओं में लिया। ऑक्सीजन का ग्रहण करना, ऋण आवेश का जुड़ना, हाइड्रोजन का निष्कासन होना, धन तत्वों का निष्कासन होना और इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये जिस अभिक्रिया में होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और जिस अभिक्रिया के अंदर हाइड्रोजन जुड़ेगा, धन विद्युतीय तत्व जुड़ेगा, ऑक्सीजन का निष्कासन होगा, ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन होगा और इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, अपचयन की अभिक्रिया। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया। जैसे सबसे पहले हमने रासायनिक अभिक्रिया का जब अध्ययन कर रहे थे उस समय हमने सबसे पहले एक रासायनिक अभिक्रिया ली थी संयोग वाली, विस्थापन वाली। उस विस्थापन में हमने देखा था एकल विस्थापन कि कॉपर सल्फेट का विलयन था और इसमें जिंक के टुकड़े डाले गए और जिंक के टुकड़े डालने पर क्या हुआ कि अब जिंक ने सल्फेट के साथ में क्रिया कर ली और कॉपर नीचे अवक्षेप के रूप में तली में बैठ गया था। इसके अंदर हम देखते हैं कि किसका ऑक्सीकरण होता है और किसका अपचयन होता है। ये क्या कर रहा है, सल्फेट को यहाँ से हटा रहा है और ये सल्फेट क्या कर रहा है, इससे जुड़ रहा है, यानी ऋण आवेशी भाग धन आवेश से जुड़ रहा है, तो इसका तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण। और ये यहाँ पर क्या हो रहा है, धन आवेशित भाग को निष्कासित कर रहा है, इसको हम कहेंगे अपचयन। दूसरा, जिस ऑक्सीकरण की क्रिया को जो अवयव तत्व करवाएगा उसको हम कहेंगे अपचायक। जो अपचयन की क्रिया को प्रेरित करेगा, यानी ये जिंक नहीं आता तो यहाँ से कॉपर नहीं हटता, कॉपर हट रहा है इसका मतलब ये क्या कर रहा है, अपचयक का कार्य कर रहा है। और जो अपचयन की क्रिया के फलस्वरूप हमें ये धन आवेशित भाग प्राप्त हो रहा है जो ऑक्सीकरण की क्रिया को बता रहा है, तो उस स्थिति में इस कॉपर को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक। ये क्या हो गया, ऑक्सीकारक हो गया, अर्थात इसका ऑक्सीकरण हो रहा है और इसका अपचयन हो रहा है। जो ऑक्सीकरण की क्रिया को करवा रहा है यानी अपचयन की क्रिया को प्रेरित कर रहा है उसको हम अपचायक कहते हैं, और जो ऑक्सीकरण अपचयन की क्रिया को प्रदर्शित करवा रहा है उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक कहेंगे। और दोनों ही ये क्या होते हैं, क्रियाकारक की तरफ ही रहते हैं, यानी क्रियाकारक को ही प्रदर्शित करवाते हैं। ये एक एग्जाम्पल काफी है जो आप लोगों को यहाँ पर बताया है। यहाँ पर ये बताया है ऑक्सीकारक यानी कॉपर सल्फेट अभिकारक की तरफ होता है। जो ऑक्सीकरण की क्रिया को दिखाएगा वो अपचायक होगा और जो अपचयन की क्रिया को दिखाएगा वो ऑक्सीकारक होगा। तो यहाँ पर ये अभिकारक ही ऑक्सीकारक होगा, ये अभिकारक क्या होगा, अपचायक होगा। इस प्रकार से हमने ये ऑक्सीकरण और अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया को देखा। अब हम एक और रासायनिक अभिक्रिया है जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण का मतलब क्या होता है, कोई भी अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो लवण और जल के अणु का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी तीन प्रकार से लेते हैं। पहला तो वो है जिसमें हाइड्रोजन आयन और OH आयन मिलकर के यानी इसका विद्युत अपघटन करवाया जाएगा और उस विलयन बनाया जाएगा। विलयन में विद्युत अपघटन होगा जिससे हाइड्रोजन आयन और OH आयन मुक्त हो जाएंगे। इनकी संख्या जब बराबर होगी तब तो क्या हो जाएगा कि इससे ये जल के अणु का निर्माण हो रहा है, यानी उदासीनीकरण की अभिक्रिया
दोनों के सामान्य तौर पर चलेगी, जिसको हम हाइड्रोजन आयन और OH आयन के आधार पर हम उदासीन कह रहे हैं। दूसरा, जिसके अंदर एक भाग तो प्रबल होगा और एक भाग क्या होगा, दुर्बल होगा, जैसे HCl है, इसकी क्रिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं। जब इनका विलयन बनेगा तो हाइड्रोजन आयन जो होंगे उनकी मात्रा या उनकी सांद्रता OH आयन से अधिक होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये प्रबल अम्ल है। जब ये विलयन बनाएगा उस समय इसके द्वारा हाइड्रोजन आयन पूरी तरह से आयनित हो जाएंगे, लेकिन ये दुर्बल क्षारक है, इसलिए इसका हाइड्रोक्साइड आयन जो सांद्रता है वो पूरी तरह से आयनित होकर के कम संख्या, पूरी तरह से आयनित नहीं होकर के कम संख्या में OH आयनों को देता है। तो इसमें सांद्रता किसकी अधिक हुई? हाइड्रोजन आयन की। इसलिए अब जो ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया बनेगी, इसमें जो क्षारक बनेगा वो क्षारक कैसा होगा? अम्लीय प्रकार का होगा, क्योंकि अम्ल क्या है, यहाँ पर NH4Cl और यहाँ साथ में क्या बनेगा? जल। तो जो भाग प्रबल होता है उसी का वो लवण बनता है, यानी ये लवण कैसा होगा? अम्लीय लवण होगा। ये क्या है? उदासीन है, ना इसमें अम्ल है ना ही इसमें क्षारक है। तीसरा, जिसमें दुर्बल अम्ल हो, यानी हाइड्रोजन आयन है वो पूरी तरह से आयनित नहीं होंगे और हाइड्रोक्सिल आयन जो होंगे वो पूरी तरह से आयनित हो जाएंगे। इसका एग्जांपल ले, इसकी क्रिया, यानी ये अम्ल है जो दुर्बल है, एसिटिक एसिड बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करवाएगा तो एक लवण बनाएगा, सोडियम एसीटेट बोलते हैं, और H2O बनेगा। ये सोडियम एसीटेट जो बना है इसके अंदर क्या है? OH आयनों की सांद्रता अधिक है, इसलिए जैसे इसको अम्लीय क्षार कह रहे थे, अम्लीय लवण, सॉरी अम्लीय लवण, इसको क्या कहेंगे? क्षारीय लवण। अर्थात उदासीनीकरण अभिक्रिया तीन प्रकार से हम देख सकते हैं। एक तो उत्पाद के रूप में जो लवण बनेगा वो पूरी तरह से ही उदासीन रहेगा, ना उसमें अम्लीयता के गुण होंगे ना उसमें क्षारीयता के गुण होंगे। दूसरा जो होगा, जितने आयन दोनों मुक्त होंगे वो आपस में क्या कर जाएंगे? क्रिया कर जाएंगे। दूसरा हमने लिया अम्लीय लवण, उसमें क्या है? प्रबल अम्ल है, दुर्बल क्षारक है, उनसे क्रिया करने पर जो लवण प्राप्त होता है उसको अम्लीय लवण कहा जाता है। तीसरा वो है जिसके अंदर दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षारक है, ये दोनों आपस में क्रिया करके क्षारीय लवण को बनाते हैं। ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया थी। अब कुछ एक ऐसे कारक लेंगे जो कि क्रिया, जो रासायनिक क्रिया होती है उसको बढ़ा देते हैं, या उसकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उसके वेग को या तो बढ़ा देंगे या कम कर देंगे। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करने वाले कारकों को हम कहते हैं उत्प्रेरक, जो कि सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेकर के उस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, स्वयं उस अभिक्रिया में पूरी तरह से इन्वॉल्व ना होकर के उसके वेग को बढ़ाने में ही मदद करते हैं। अर्थात इस अवयव की कोई भी सांद्रता उस रासायनिक अभिक्रिया में नहीं इन्वॉल्व होगी। ये कैसे होता है? जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस, इनकी जब क्रिया होती है तो अमोनिया बनता है। ये जो क्रिया होती है, इस क्रिया को करवाने वाला आयरन एक उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है। तो ये उत्प्रेरक क्या कर रहा है? ये क्रिया सपोज कीजिए 10⁻⁻10 सेकंड में हो रही है, तो ये क्या करेगा? इसके टाइम को और भी कम कर देगा। ये जैसे उपस्थित हुआ तो इस की अभिक्रिया दर और अधिक बढ़ जाएगी। अब जैसे ये इसमें शामिल हो गया तो इसका समय क्या हो गया? और भी कम हो गया।
जो अभिक्रिया की दर को या वेग को बढ़ा रहा है वो क्या कहला रहा है, उत्प्रेरक कहला रहा है। इसको हमेशा तीर के ऊपर लिखा जाता है। अब देखते हैं कि ये जो उत्प्रेरक होते हैं वो उत्प्रेरक के प्रकार कौन कौन से होते हैं। जैसे सबसे पहले है अवस्था के आधार पर वर्गीकरण है इसका, उत्प्रेरक वर्गीकरण अवस्था के आधार पर दो प्रकार की होती है, एक तो होता है सममांगी और एक होता है विषमांगी। सममांगी का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर अभिकारक और उत्पाद और साथ में उत्प्रेरक तीनों क्या हो, एक ही अवस्था में हो। गैस है तो गैसीय रूप में रहेंगे, ठोस है तो ठोसीय रूप में रहेंगे, लिक्विड है तो तीनों ही लिक्विड रूप में रहेंगे। उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मेथिल एसिटेट CH3COO CH3 इसके जब के साथ में क्रिया होती है तो इससे उत्पाद के रूप में अम्ल और एल्कोहल प्राप्त होता है प्लस CH3OH। ये जिस अभिकारक की उपस्थिति में होगी, अभिकारक में उत्प्रेरक है, वो होता है हाइड्रोक्लोरिक। ये एसिटिक मेथिल एसिटेट है, इसको बोलते हैं मेथिल एसिटेट। ये मेथिल एसिटेट लिक्विड है और जल भी क्या है, लिक्विड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी क्या है, लिक्विड है। ये क्या कर रहा है, यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, यानी इस क्रिया को करवाने में इसके द्वारा वेग बढ़ जाएगा। और ये भी क्या है, लिक्विड है अम्ल, और ये अल्कोहल भी क्या है, लिक्विड है। यानी सभी की अवस्थाएं क्या है, एक जैसी है, सभी लिक्विड द्रवित अवस्था में है। दूसरा विषमांगी ले तो विषमांगी में क्या होगा, सभी अलग अलग होंगे। जैसे अभी इसका एक एग्जांपल लिया था उत्प्रेरक का, इसके अंदर हमने देखा था इस प्रकार से NH3, ये गैस है, ये भी क्या है, गैसीय रूप में, ये भी गैसीय रूप में। लेकिन ये क्या होता है, लोहा जो होता है वो क्या है, सॉलिड यानी ठोसीय अवस्था में है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो गैसीय रूप में है लेकिन इसकी अवस्था क्या हो गई, चेंज हो गई। इस आधार पर हमने क्या कह दिया कि ये उत्प्रेरक विषमांगी प्रकार का होता है। दूसरा जो होता है, जैसे अभी अवस्था के अकॉर्डिंग लिया था। अब दूसरा कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसकी दर बढ़ रही है या कम हो रही है, उस आधार पर उत्प्रेरक का वर्गीकरण में दूसरा है अभिक्रिया के आधार पर, के आधार पर। जैसे कोई उत्प्रेरक होंगे जो कि अभिक्रिया की दर को बढ़ा देंगे, कुछ ऐसे उत्प्रेरक होंगे जो उसकी क्रिया को कम कर देंगे, यानी धनात्मक प्रभाव भी हो सकता है और ऋणात्मक प्रभाव भी हो सकता है। कुछ ऐसे होंगे जो उस अभिक्रिया में स्वयं ही उत्प्रेरक का कार्य करेंगे। इस प्रकार से जो उत्प्रेरक होंगे उनको हम अभिक्रिया के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहले लेते हैं धनात्मक। धनात्मक का एक एग्जाम्पल देखते हैं, KClO3 है। इसको जब गर्म किया जाता है तो ये KCl और ऑक्सीजन में बदल जाता है, यानी इसका अपघटन हो जाता है। ये अपघटन गर्म करने से हो रहा है। यदि ये क्रिया एक उत्प्रेरक को यहाँ पर शामिल कर दे, मोलिब्डेनम बोलते हैं इसको यदि इस गर्म करने के साथ साथ में इसको ऐड कर दे तो ये क्या होगी, क्रिया तीव्रता से संपन्न हो जाएगी। यानी अब ये जो अपघटन की क्रिया है वो बहुत ही तीव्रता से संपन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया है
वो उत्प्रेरक की उपस्थिति में धनात्मक प्रभाव को छोड़ रही है। दूसरा हम देख सकते हैं कि कोई भी अभिक्रिया हो रही है और उस अभिक्रिया में यदि अभिकारक को हम शामिल करें, अभिकारक को शामिल करें तो वो अपना ऋणात्मक प्रभाव छोड़ता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम देखें कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, जब इसका अपघटन होता है और इसमें ग्लिसरॉल को उत्प्रेरक के रूप में काम मिले तो इसका अपघटन, इस पदार्थ का अपघटन धीमी गति से हो, यानी ऋणात्मक प्रभाव छोड़ रहा है। अब यदि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को हम छोड़ देते हैं तो ये क्या होता है, तुरंत जल तुरंत ये क्या होगा, H2O और O2 में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यदि ग्लिसरॉल को इसमें शामिल कर दिया जाए तो ये क्या होगी, थोड़ी धीमी गति से क्रिया होगी। ये धीमी गति से क्रिया इसलिए करवाई जाती है क्योंकि इसका संग्रहण करना है। जब इसका संग्रहण किया जाता है तब उसमें ग्लिसरॉल को मिला दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, जिससे ये क्रिया धीमी गति से चले। अब इसका तीसरा प्रकार है, अभी हमने धनात्मक और ऋणात्मक लिया, तीसरा इसका प्रकार है स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः उत्प्रेरक, स्वतः का मतलब जो उत्पाद बनेगा वो ही उत्प्रेरक का कार्य करेगा, यानी उस अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। इसकी क्रिया जल के साथ में, उस स्थिति में ये क्या बनाएगा, C2H5 एथिल एसीटेट। इस एथिल एसीटेट को जल के साथ में क्रिया करवाते हैं तब एक अम्ल बनता है और एक एल्कोहल बनता है, एथिल एल्कोहल। ये जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जैसे ये उत्पाद बनता है यानी अम्ल बनता है तो ये क्या करेगा, उत्प्रेरक का कार्य करेगा। यानी उत्पाद अब क्या कर रहा है, स्वतः उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पर आ रहा है और आकर के इस रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। प्रारंभ में ये क्रिया जब प्रारंभ होती है उस समय इसकी गति धीमी होती है। जैसे ये उत्पाद के रूप में बन जाता है तो इसकी अभिक्रिया की गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये स्वतः उत्प्रेरक है। एक और है इसका लास्ट में जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है, जीवों के शरीर में होने वाली जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उसकी गति को भी कोई कम करता होगा। उसकी गति को कम करने वाला या बढ़ाने वाला उत्प्रेरक होते हैं। वो उत्प्रेरक कौन से होते हैं, उनको हम कहते हैं एंजाइम। जैसे एक एग्जांपल ले यूरिया का, NH2CO NH2। ये एंजाइम क्या होते हैं, नाइट्रोजनी प्रकार के कारक होते हैं जो कि बड़े अणु को या अधिक अणुभार वाले भाग को छोटे अणुभार वाले भाग में तोड़ने का कार्य करता है। जैसे ये यूरिया है, इसका जब अपघटन होता है तो इसी के नाम पर रखा हुआ एंजाइम यानी उत्प्रेरक है, जो जैव उत्प्रेरक कहलाएगा यूरिएज। ये क्या करेगा, इसका अपघटन करेगा, अपघटन करके अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बनाता है। तो इसका अपघटन हो गया। ये अपघटन की क्रिया कैसे हो रही है, ये अपघटन की क्रिया इस यूरिएज एंजाइम की वजह से हो रही है जो कि एक जैव उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जैव उत्प्रेरक भी क्रियाशीलता को बढ़ाता है या कम करता है। अब चौथा इसका प्रकार है उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने वाले पदार्थ। जैसे उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को एक एग्जाम्पल से ही समझ लेंगे। को बढ़ाने वाले पदार्थ,
अर्थात पहले तो रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा रहे थे, अभिक्रिया की दर को बढ़ाने वाले कारक थे जिनको उत्प्रेरक कह रहे थे। अब है उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने वाला, यानी जो उत्प्रेरक काम में ले रहे हैं वो क्रियाशीलता बढ़े या कम हो। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो उत्प्रेरक वर्धक यानी इसको बढ़ाएगा, दूसरा है उत्प्रेरक विष यानी इसके प्रभाव को कम करेगा। वर्धक में एक ही एग्जांपल से हम देख लेंगे, N2 और H2 है, इसकी क्रिया से अमोनिया बन रहा है। ये अमोनिया जब बनती है तब अभी हमने एक देखा था सम्मानगी में कि आयरन को इसमें ऐड कर दिया तो ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, चलेगी। ये आयरन क्या है, यहाँ पर उत्प्रेरक है। इस आयरन के साथ में यदि हम मोलिब्डेनम को शामिल कर दे तो ये क्या करेगा, इस आयरन की क्रिया को बढ़ा देगा, यानी इसके प्रभाव क्रियाशीलता को क्या करेगा, बढ़ा देगा। ये इसकी अभिक्रियाशीलता को बढ़ा रहे तो ये अभिक्रिया क्या होगी, तीव्रता से संपन्न हो जाएगी। यदि इसी का दूसरा प्रभाव हम देखें कि ये समीकरण मैं इधर बना रही हूँ और उत्प्रेरक वो ही आयरन, इसकी क्रिया से अमोनिया बन रही है। इस आयरन की उपस्थिति में यदि मोलिब्डेनम मिला रहे थे तब तो अभिक्रिया दर बढ़ रही थी। अब यदि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड को शामिल कर दिया जाए तो वो क्या करेगा, इसके प्रभाव को कम करेगा, अर्थात इस अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अतः इसको हम क्या कहेंगे, उत्प्रेरक विष के रूप में काम में लेंगे। एक तो वर्धक था और ये क्या है, निरोधी, यानी उसके प्रभाव को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। अब फटाफट इसके कुछ उत्प्रेरक के उपयोग है उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। उत्प्रेरक के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो ये क्या कर रहा है उत्प्रेरक, बार बार हम वेग बता रहे हैं तो ये वेग को क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का कार्य करता है। दूसरा, ये जो उत्प्रेरक होते हैं इसके बहुत कम मात्रा ही उस अभिक्रिया की दर को बढ़ाने में या उस अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने के लिए बहुत अधिक मानी जाती है, यानी उसकी सूक्ष्म मात्रा उस अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने या कम करने में मददगार होती है। प्रत्येक एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो हम ये अवयव ले रहे हैं उत्प्रेरक के रूप में, वो क्या होता है, फिक्स होता है, विशिष्ट होता है। जैसे यूरिया वाला लिया तो यूरिएज यूरिया पर ही कार्य करेगा, प्रोटीन पर कार्य नहीं करेगा। विशिष्ट क्रिया विशिष्ट हो गए। ये उत्प्रेरक जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हो रही है उस समय इसका कोई कार्य नहीं होता। जब अभिक्रिया प्रारंभ करनी है, प्रारंभ हो गई है, उस समय ये क्या करेगा, अपने प्रभाव को वहां पर उपस्थित करवाएगा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जैसे इसी को ले हम, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण इसी का लिया था, यानी इधर भी चलेगी और इधर भी चलेगी। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, इस के द्वारा, यानी ये उत्प्रेरक है, इसके द्वारा इस अभिक्रिया की गति को बढ़ाया जाएगा। दोनों तरफ से ये कार्य करेगा उत्प्रेरक के रूप में। एक इसका गुण क्या होता है कि ये जो उत्प्रेरक होते हैं वो एक निश्चित ताप पर ही अपने आप को क्रिया के लिए तैयार रख सकते हैं। यदि ताप उसका बढ़ा दिया जाए तो वो उत्प्रेरक अपना कार्य वहां पर बंद कर देते हैं, यानी ना तो ताप बढ़ा सकते हैं ना उसका ताप कम कर सकते हैं। जैसे क्रिया विशिष्ट के लिए विशिष्ट होते हैं, वैसे तापमान इनके लिए क्या होता है, एक विशिष्ट होता है। उस तापमान पर ही ये सक्रिय रह करके अपनी क्रिया को व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा हमारा ये चैप्टर, और इस चैप्टर का आज ये समापन हो गया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।